हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर है सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं युगपत रैखिक अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। उन समीकरणों को हल करने के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। समीकरण जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि चर और अचरों का ऐसा संयोजन जो समता के चिन्ह से संबंधित हो, वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख दिया ax प्लस by इज इक्वल टू सी, जहां पर a और b और c ये तीनों अचर हैं, x और y क्या है? चर हैं, और उनके बीच में क्या लगा हुआ है? समता का चिन्ह, जिसे हम ये कह सकते हैं चर और अचरों का ऐसा संयोजन जो समता के चिन्ह या बराबर के चिन्ह से संबंधित हो, समीकरण कहलाती है। समीकरण के बाद में पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण की परिभाषा ये होती है, उस परिभाषा पढ़ने से पहले हमें आश्रित चर और स्वतंत्र चर की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि यदि कोई फलन y बराबर fx के रूप में दे रखा हो, अर्थात y है वो एक स्वतंत्र चर का फलन हो, जहां पर x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कहते हैं स्वतंत्र चर, और y है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर या प्राश्रित चर भी कहते हैं इसको। तो ऐसा समीकरण जिसमें आश्रित चर के अवकल गुणांक तथा प्राश्रित चर विद्यमान हो, वो समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू x। x क्या है? स्वतंत्र चर। y क्या है? आश्रित चर। dy अपॉन dx क्या है? आश्रित चर का अवकल गुणांक। तो ऐसा समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह आ गया। ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक विद्यमान हो, वह समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। फिर हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। इसकी परिभाषा होती है यदि आश्रित चर, ऐसे समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांकों की घात कितनी हो? 1 हो, तो वह अवकल समीकरण कहलाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर dy अपॉन dx की घात कितनी है? 1। y की घात कितनी है? 1। तो ये पूरा समीकरण क्या कहलाएगा? रैखिक अवकल समीकरण या कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर जो आश्रित चर है वो एक स्वतंत्र चर का फलन है, तो इसको हल ज्ञात करने के लिए अगर ये अवकल समीकरण है तो इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि y है वो एक स्वतंत्र चर का फलन है और अकेला आश्रित चर है, तो उसको ज्ञात इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कोई आश्रित चर 2 या 2 से अधिक हो, अगर किसी समीकरण में आश्रित चर 2 या 2 से अधिक हो, तो उनका मान या हल ज्ञात करने के लिए उतने ही अवकल समीकरणों की आवश्यकता होती है। वो अवकल समीकरण मिलके वो कहलाते हैं युगपत लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि लीनियर भी होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन भी होना चाहिए, और साथ में सिमिल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी होना चाहिए। या कहते हैं कि ऐसे अवकल समीकरण 2 या 2 से अधिक अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर है वो उतने ही हो, अर्थात ये कहते हैं जितने आश्रित चर होंगे उनको ज्ञात करने के लिए उतने ही अवकल समीकरण की आवश्यकता होती है। वो सारे समीकरण मिलकर क्या कहलाते हैं? सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है जिसमें x और y क्या कहलाएंगे? आश्रित चर, क्योंकि x और y किसके फंक्शन है? t के फलन है। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर कितना हुआ? 1, और आश्रित चर कितने हुए? 2। तो उनको ज्ञात करने के लिए 2 समीकरण की आवश्यकता होगी। दूसरा है dy अपॉन dt माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों समीकरण मिलके, क्योंकि कितने आश्रित चर हैं? 2, x और y, तो उनको याद करने के लिए 2 समीकरण की आवश्यकता है। तो ये दोनों समीकरण मिलके क्या कहलाएंगे? सिमिल्टेनियस
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर कैसे है? क्योंकि इसमें x और y और dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, इन सब की घात कितनी है? एक एक है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? लीनियर कहलाएंगे, रैखिक कहलाएंगे। अब ये एक सवाल है जिसको सोल्व करना है, हल करना है। तो दिए गए समीकरण को, ये युगपत अवकल समीकरण को निम्न रूप में लिखने पर, या कहते हैं प्रतीकात्मक रूप में लिखने पर, क्योंकि d अपॉन dt इक्वलेंट d, कैपिटल D, कि d अपॉन dt को कैपिटल D ऑपरेटर के रूप में व्यक्त करें, तो इन दोनों समीकरणों को निम्न रूप में प्रतीकात्मक रूप में लिखने पर लिखेंगे तो क्या आएगा? dx माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0। दूसरी आ गई, ये आ गई dy माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों में x कॉमन आ गया, तो ये इसको ऐसा लिख सकता हूं, d माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आ गए समीकरण नंबर 1। इसको मैं पहले लिख देता हूं माइनस 2x तो पहले, फिर इन दोनों में y कॉमन आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा d माइनस 5y इक्वल टू 0। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है। देखो हमने छोटी क्लास में समीकरणों को हल करने के कई रूप पढ़े थे। एक तो था प्रतिस्थापन विधि, एक था विलोपन विधि, एक था वज्र गुणा विधि। तो हम यहाँ पर कोई सी एक विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ विलोपन विधि का उपयोग करूंगा। विलोपन विधि का मतलब है दोनों समीकरणों से एक चर को गायब करना और दूसरे को ज्ञात करके उस चर को किसी एक समीकरण में रख के उससे दूसरा भी ज्ञात कर सकते हैं, तो वो कहलाती है विलोपन विधि। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे विलोपन विधि में क्या है, किसी एक चर का गुणांक समान कर लेते हैं। अगर दोनों अल्टरनेटिव चिन्ह के हैं तब तो जोड़ देते हैं, अगर दोनों सेम चिन्ह के हैं तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं y को हटा रहा हूं, y को हटाने के लिए क्या है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ पर y का गुणांक है d माइनस 5। तो ऐसा करूंगा मैं समीकरण 1 को d माइनस 5 से संचारित करने पर या ऑपरेट करने पर, ऑपरेट किस साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से कराएंगे तो समीकरण 1 को d माइनस 5 से लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करने पर और समीकरण 2 में से घटाने पर। तो मैं पहले इसको इससे गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो मेरे पास आ जाएगा d माइनस 5 d माइनस 7x प्लस ये आ जाएगा d माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 आ गई। मैंने क्या किया, d माइनस 5 से लेफ्ट हैंड साइड से इसको ऑपरेट करवा दिया। करवाने के बाद में क्या आ जाएगा, अब दूसरी समीकरण ऐसे कैसे लिख लेते हैं, माइनस 2x प्लस d माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये एज लिख दिया। अब देखो इन दोनों के पद दोनों समान हैं और चिन्ह भी क्या है, प्लस प्लस समान है, तो क्या करेंगे, घटाने पर। अब मैं करता हूं समीकरण ऊपर वाले में से नीचे वाली घटाने पर, या ये कहते हैं इसको 3 और 4 दे दें तो समीकरण 3 में से 4 घटाने पर। घटाने से क्या आएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस और ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d माइनस 5 d माइनस 7 और ये आ जाएगा प्लस का 2 ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 7d माइनस 5d प्लस 35 प्लस 2 x इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस का 7d माइनस का 5d दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 12d, 35 और 2 37 प्लस का 37 x इज इक्वल टू 0। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर
3। समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है अचर गुणांकों की, जो हमने प्रीवियस वीडियो में या लेक्चर में पढ़ा था कि ये कहलाती है अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण। और इसको हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन की सहायता से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF ज्ञात करते हैं और उसके बाद में PI पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करते हैं और उन दोनों को ऐड करेंगे CF और PI को, तो हमें x का मान आ जाएगा या उस फलन का मान आ जाएगा। तो देखो समीकरण 3 हमें लिखना है कि समीकरण 3 एक अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है, जिसकी सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डी की जगह m रख देंगे, फंक्शन ऑफ डी में डी बराबर m रख के और उसको बराबर 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा -12m प्लस के 37 इज इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड होते नहीं है, गुणनखंड नहीं होते हैं तो श्री धराचार्य सूत्र से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखो m बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 माइनस 4ac, a का मान 1, c का मान 37, तो 4ac, तो 37 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 148 अपॉन 2a, a की जगह है 1 तो आ जाएगा 2। इसको और सोल्व करते तो क्या आ जाएगा? 12 प्लस माइनस 144 तो प्लस का है, 148 माइनस का, दोनों को घटाएंगे तो माइनस के 4 आएगा और -4 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? 2 आइटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस आइटा, 12 में 2 का भाग देंगे 6 और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास m का मान आ गया 6 प्लस माइनस आइटा, या कहते हैं आइटा के गुणा में है 1। अब क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज इक्वल टू क्या होता है? अब देखो ये बात तो कहलाता है रियल पार्ट और आइटा के गुणांक में कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो जब कोई भी मूल है इमेजिनरी रूप में आते हैं तो उसके CF का मान कैसे होता है कि e की पावर रियल पार्ट 6 इंटू स्वतंत्र चर, यहां पर स्वतंत्र चर क्या है? t है, तो यह आ गया इंटू C1 कोस इमेजिनरी पार्ट, यहां पर इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1, तो 1 इंटू टी, तो ये t आ जाएगा प्लस C2 साइन t। तो हमारे पास CF आ गया। अब PI याद करेंगे, PI इज इक्वल टू, अब PI का मान देखो क्यों 0 होगा? क्योंकि इधर वाला पार्ट 0 है तो PI का मान 0 आएगा। ये कहते हैं कि PI निकालने की जरूरत नहीं है। अतः इस समीकरण 3 का पूर्ण हल हो जाएगा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर 6t C1 cos t प्लस C2 sin t। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 4। x का मान आ गया क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? x और y के मान, किसके रूप में? t के रूप में, क्योंकि स्वतंत्र चर क्या है? t। x और y का मान ज्ञात करना है, x का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें x का मान किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, या तो इसमें रख दो, इससे y का मान आ जाएगा डायरेक्ट। तो हम समीकरण 1 से तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 7x माइनस dx, यही आएगा। ठीक है, ये दोनों पद इधर लाएंगे, 0 के इधर आएगा तो ये तो माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का, और ये आ जाएगा माइनस का। अब x का मान रख देंगे और इसका अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, वो रखेंगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? y इक्वल टू 7x, x की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा 7e की पावर 6t C1 cos t प्लस C2 sin t माइनस dx
इसका अवकलन करेंगे। देखो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dx इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 6 e की पावर 60 c1 cos t प्लस c2 sin t, और इसको छोड़ दिया, अब इसका करेंगे तो प्लस e की पावर 60, अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, गुणा इंटू c1 कॉन्स्टेंट, cos t का होता है माइनस sin t, और प्लस sin t का हो जाएगा cos t। इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर 60 कॉमन ले लेते हैं और सारा क्या बचेगा वो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा e की पावर 60, मेरे पास आ जाएगा 6c1 और प्लस c2 कोष्ट में आ जाएगा इंटू कोष्टी, क्योंकि इन दोनों 6 से गुणा करेंगे 6c1 और इसमें e की घात 6t ये कॉमन ले लिया, तो दोनों में कोष्टी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा। दूसरे में क्या आ जाएगा, इसमें वही कॉमन ले लेंगे sin t, तो ये आ जाएगा 6c2 माइनस c1, तो ये आ जाएगा 6c2 माइनस c1 sin t। अब इस पूरे में कॉमन क्या आ जाएगा, e की घात 60 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा 7c1 cos t, तो इसमें cos t और cos t इधर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7c1 माइनस 6c1 प्लस c2 ऑफ cos t प्लस, अब इसमें sin t और sin t कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7c2 माइनस 6c2 माइनस c1 sin t इज इक्वल टू e की घात 6t, इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा c1 माइनस c2 cos t, और इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस c2 प्लस c1 sin t, तो यह आ जाएगा y का मान। तो ये y का मान आ गया, ये x का मान आ गया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 और 5 इन दिए गए युगपत अवकल समीकरण के हल हैं। इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। जब इसकी राइट हैंड साइड क्या हो 0, जब लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं हो तब पी आई का मान भी निकलेगा।